जीवन के इस सफर में ना अपने सपनों को हकीकत बनाने के लिए एक अच्छी प्लानिंग, एक योजना कितनी जरूरी है। हाँ बिल्कुल। आज हमारे पास प्रभावी नियोजन, जीवन की दिशा से जुड़े कुछ विचार हैं। इन पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ। देखते हैं कि भाई जीवन की जो ये अनिश्चितताएं हैं उनके बीच अपना रास्ता बनाने के लिए ये सामग्री क्या सुझाव देती है। बिल्कुल। और इसमें दिलचस्प बात ये है कि ये हमें कुछ पारंपरिक और कुछ आधुनिक, मतलब दोनों तरह के तरीकों से मिलवाती है। अच्छा। हाँ, जैसे वैदिक ज्योतिष है, वास्तुशास्त्र है और मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन भी। तो देखते हैं कि ये सब आत्मसमझ और जीवन को सरल, आनंदमय बनाने की योजना में कैसे मदद कर सकते हैं। हाँ, तो चलिए खोलते हैं इसे, देखते हैं। प्रभावी योजना असल में क्या है ना, ये हमारे सपनों को हासिल करने लायक लक्ष्यों में बदल देती है। सही। जैसा इसमें बताया गया है, योजना में अगर स्पष्टता हो तो वो एक कंपास की तरह है, अनिश्चितताओं में रास्ता दिखाती है। और ये समझना भी जरूरी है कि योजना बनाते वक्त हम पर दो तरह के असर होते हैं, अंदरूनी और बाहरी। हमारी अपनी फितरत, हमारी मान्यताएं, हमारे मूल्य, ये सब अंदरूनी है, और समाज के नियम, आर्थिक हालात वगैरह ये बाहरी। हाँ। तो इस स्रोत के हिसाब से एक अच्छी योजना वो है जो इन दोनों के बीच एक संतुलन बनाती है। अच्छा, इसमें कुछ खास उपकरणों का भी जिक्र है। पहला तो है ज्योतिष, जिसे वेदों की आंख भी कहा गया है। ये कैसे मदद करता है? देखिए, ज्योतिष के बारे में कहा जाता है कि ये ग्रहों के प्रभाव, कर्म और भाग्य के जरिए हमें खुद को समझने में मदद कर सकता है। जन्म कुंडली का विश्लेषण करके भविष्य की संभावनाओं और चुनौतियों का अंदाजा लगाया जा सकता है, ऐसी मान्यता है। इस सामग्री में चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य का उदाहरण भी है, जहां माना जाता है कि ज्योतिषीय सलाह ने रणनीति बनाने और मौर्य साम्राज्य की स्थापना में मदद की। हाँ, मैंने भी पढ़ा था ये। और इसी तरह राजा विक्रमादित्य ने ऋषि वराहमिहिर की ज्योतिषीय भविष्यवाणी पर ध्यान दिया, जिससे राज्य को अकाल से बचाने में मदद मिली। ये जो ऐतिहासिक उदाहरण है, ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि कैसे पुराने जमाने में भी इस ज्ञान का इस्तेमाल होता था फैसले लेने में। बिल्कुल। लेकिन ये सामग्री ये भी कहती है कि सिर्फ इसी को आधार नहीं बनाना चाहिए फैसलों का, है ना? हाँ, ये बहुत जरूरी बात है। ज्योतिषिक मार्गदर्शन हो सकता है, पर आखिरी फैसला तो अपनी समझ और हालात के विश्लेषण पर ही होना चाहिए। सही। अब दूसरे उपकरण पर आते हैं, वास्तुशास्त्र। हाँ, वास्तु मतलब हमारे आसपास की जगहें, वो भी हमारी योजनाओं और जीवन पर असर डालती हैं। वास्तुशास्त्र का तो यही सिद्धांत है। ये आर्किटेक्चर का प्राचीन भारतीय विज्ञान है जी। ये पंच तत्वों, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश और दिशाओं के सही संतुलन पर जोर देता है। अच्छा। ताकि हमारे रहने और काम करने की जगह सकारात्मक ऊर्जा से भरी हो। माना ये जाता है कि सही ढंग से बना माहौल सेहत, सुख और प्रोडक्टिविटी सबको बढ़ावा देता है। और तीसरा उपकरण जो काफी आधुनिक लगता है, मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन। हाँ बिल्कुल, साइकोलॉजिकल असेसमेंट्स, ये मानकीकृत परीक्षण होते हैं। ये हमारे व्यक्तित्व के गुण, हमारी भावनात्मक समझ यानी EQ और हमारी सोचने समझने की क्षमताओं को, मतलब ऑब्जेक्टिव तरीके से समझने में मदद करते हैं। जैसे कोई उदाहरण? हाँ, जैसे बिग 5 पर्सनालिटी इन्वेंट्री है, जो व्यक्तित्व के 5 मुख्य आयामों को मापता है, या फिर EQI टेस्ट है, इमोशनल इंटेलिजेंस के लिए। ये आकलन करियर चुनने, बेहतर निर्णय लेने, यहाँ तक कि अपनी मानसिक सेहत को समझने में भी सहायक हो सकते हैं। भगवद गीता में भी है ना, आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः। हाँ, कि आत्मा ही आत्मा का मित्र है और आत्मा ही शत्रु। बिल्कुल। तो खुद को समझना बहुत जरूरी है। दिलचस्प बात यह है कि ये स्रोत प्राचीन और आधुनिक दोनों तरह के आत्मज्ञान के तरीकों को एक साथ ला रहा है। हाँ। एक तरफ ज्योतिष और वास्तु है, जो शायद बाहरी और ब्रह्मांडी प्रभावों की बात करते हैं जी, और दूसरी तरफ मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन है, जो हमारे अंदरूनी मानसिक ढांचे पर रोशनी डालता है। शायद एक अच्छी योजना इन दोनों के संतुलन में ही है। ये एक अच्छा निष्कर्ष है। बिल्कुल, ये उपकरण हमें खुद को और अपनी क्षमताओं को समझने में मदद करते हैं, लेकिन एक सरल और आनंदमय जीवन के लिए योजना बनाने की कुछ मूल सिद्धांत भी बताए गए हैं इसमें। हाँ, वो क्या है, जरा बताएं। 3 मुख्य बातें हैं। पहला, उद्देश्य की स्पष्टता, मतलब हमें ये पता हो कि हम जानना कहाँ चाहते हैं। दूसरा, सोच समझकर प्राथमिकताएं तय करना, उन चीजों पर ध्यान देना जो हमारे लिए वाकई मायने रखती हैं। ठीक है। और तीसरा, अपने मूल मूल्यों के साथ तालमेल बिठाना, मतलब ऐसा जीवन जीना जो हमारे लिए सच्चा हो, प्रामाणिक हो।
सही। साथ ही योग, ध्यान, सही खान-पान जैसी चीजों को भी अपनी व्यक्तिगत योजना में शामिल करने से ओवरऑल वेलनेस बढ़ती है। और आखिर में मुझे लगता है लचीलेपन, फ्लेक्सिबिलिटी पर भी काफी जोर दिया गया है। हाँ, वो तो बहुत जरूरी है, क्योंकि जीवन का कुछ पता नहीं होता। बिल्कुल। परिस्थितियां बदलती हैं, नए अवसर आते हैं, तो लचीलापन हमें इन बदलावों के साथ ढलने, असफलताओं से सीखने और अपने लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए नए रास्ते तलाशने की क्षमता देता है। लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि हमें अपनी योजनाओं को जरूरत के हिसाब से बदलने या एडजस्ट करने के लिए तैयार रहना चाहिए। तो आज की इस बातचीत से ये तो साफ है कि ज्योतिष, वास्तुशास्त्र और मनोवैज्ञानिक आकलन जैसे अलग-अलग उपकरण हमें खुद को बेहतर समझने में मदद कर सकते हैं। हाँ। और चंद्रगुप्त मौर्य और राजा विक्रमादित्य की कहानियां याद दिलाती हैं कि योजना बनाने में प्राचीन ज्ञान भी काफी उपयोगी हो सकता है। कुछ समझकर प्राथमिकताएं तय करना और अपने मूल मूल्यों के साथ तालमेल रखना कितना जरूरी है। बिल्कुल। लेकिन साथ ही अपनी योजनाओं में जरूरत के हिसाब से बदलाव करने की गुंजाइश रखना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। जैसे जॉन लेनिन ने कहा था ना, जिंदगी वो है जो तब होती है जब आप दूसरी योजनाएं बनाने में व्यस्त होते हैं। क्या बात है, बिल्कुल सही। तो प्रभावी योजना सिर्फ लक्ष्य तय करना ही नहीं है, बल्कि ये आत्म जागरूकता, रणनीतिक सोच और बदलती स्थितियों के साथ ढलने की क्षमता का एक मिश्रण है। एकदम सही कहा। और जाते जाते सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। हाँ। इन प्राचीन और आधुनिक उपकरणों के अलावा हमारी रोजमर्रा की जिंदगी की कौन सी व्यक्तिगत आदतें या प्रथाएं हैं जो स्वयं की गहरी समझ और जीवन को सही दिशा देने में सबसे ज्यादा मददगार साबित हो सकती हैं?